आयरनियों से भरी दुनिया है। उस दुनिया में एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने कहा कि भारत असुरक्षित है, इसलिए वहां T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेल पाएंगे। आयरनी ये है कि भारत वो देश है जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर सुरक्षा दी, नया देश बनाया। आयरनी ये भी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की मुंह देखी भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहता। पहले पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता था, लेकिन आयरनी ये थी कि न खेलता तो उसके मैच बांग्लादेश को दे दिए जाते। इस तरह इतिहास में वो एक ही देश के हाथों ज़मीन और मैच दोनों गंवा देता। अब पाकिस्तान की गति सांप छछूंदर सी है, न खेले तो 10 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। इसकी भरपाई तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी नहीं होगी। पाकिस्तान की गति टटोलेंगे आज। कोटद्वार के दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक की बात भी करेंगे और संसद का हाल भी जानेंगे। जनरल नरवणे की अनछपी किताब के जिक्र से कैसा हंगामा वहां हुआ और ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो क्या हुआ। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne DSP and Goldi मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में क्रिकेट को ओढ़ा बिछाया और पहना जाता है। यानी यहाँ के बाशिंदों के लिए क्रिकेट महज एक खेल नहीं है, जीवन का हिस्सा है और इसीलिए ये पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन जाता है, भीतर बाहर हर जगह। और अब भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने 1 फरवरी को एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस बार का T20 वर्ल्ड कप तो खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ वाला जो मैच है उसका बहिष्कार करेगी। एक एक्स पोस्ट के जरिए ये ऐलान आया, जिसमें मोटा माटी 2 ही लाइनें लिखी थी। ऐसे विचित्र से लग रहे ऐलान के पीछे ना कोई लॉजिक बताया गया, ना ही किसी तरह का इशारा दिया गया, लेकिन हर बात लिखी बोली नहीं जाती। दरअसल बीते कुछ दिनों से कयास तो लग ही रहे थे कि बांग्लादेश के कथित समर्थन के चलते पाकिस्तान कोई कदम उठा सकता है। पहले खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप ही छोड़ सकता है। फिर जब ये पता चला कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप न खेलने की हालत में श्रीलंका में शेड्यूल्ड उसके मैच बांग्लादेश को दिए जा सकते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की ओर से अब ये कैलकुलेटेड फैसला आया है। हालांकि ध्यान देने की बात है कि अब तक पीसीबी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ये कैलकुलेटेड फैसला पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। आपको याद ही होगा कि कैसे बांग्लादेश ने सुरक्षा का मुद्दा बना करके भारत में मैच खेलने से मना कर दिया, जिसके चलते आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसकी जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दी गई। अब खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान पर भी आईसीसी का एक्शन हो सकता है। बीसीसीआई की ओर से भी इस आशय की प्रतिक्रिया आई है। ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। तो पाकिस्तान पर किस तरह का एक्शन हो सकता है, पहले एक बेसिक पिक्चर समझिए। इस बार T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक होना है। इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं। हर क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह इस टूर्नामेंट का भी एक बहुत बड़ा आकर्षण भारत पाकिस्तान मैच। 15 फरवरी को कोलंबो में ये मैच होना है। पाकिस्तान के बाकी मुकाबले भी श्रीलंका में ही खेले जाने हैं। पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ इस मैच का बहिष्कार करता है तो सबसे पहले तो उसे मौजूदा टूर्नामेंट में ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक भारत के नेट रन रेट पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैच ना खेलने की स्थिति में पाकिस्तान का नेट रन रेट नेगेटिव में जा सकता है और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो सकता है। भारत से इतर पाकिस्तान के अन्य मैच नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ हैं। पिछले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया था, याद रहे, जिसके चलते पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। नीदरलैंड्स की टीम एक मजबूत टीम है जो उलटफेर के लिए जानी जाती रही है। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ मैच की स्थिति में पाकिस्तान के सामने ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि भारत के साथ उसकी हार लगभग तय होती। मौजूदा भारतीय टीम की फॉर्म और रिकॉर्ड देखकर तो यही कहा जा सकता है, यानी मैच होने या ना होने दोनों ही स्थितियों में पाकिस्तान के लिए अपसेट होता और वो उसे भारी पड़ता। और बात सिर्फ एक टूर्नामेंट की नहीं है, पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भविष्य में भी भुगतने पड़ सकते हैं। आईसीसी की ओर से आई प्रतिक्रिया इस आशय का इशारा करती है। आईसीसी के बयान में 4 बातों को हाईलाइट किया जा रहा है।
सभी टीमों से इक्वल पार्टिसिपेशन की उम्मीद है, सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं चलेगा। उम्मीद है कि पीसीबी आपसी सहमति का समाधान तलाशेगा। पीसीबी के इस फैसले का दूरगामी असर पड़ सकता है। आईसीसी के बयान में साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े मामलों में आईसीसी सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन का फैसला दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के हित में नहीं है। इनमें पाकिस्तान के भी लाखों क्रिकेट फैंस शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पीसीबी से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अगर आईसीसी को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो पाकिस्तान को इस पूरे वर्ल्ड कप के लिए भी बैन किया जा सकता है। आईसीसी के पास और भी विकल्प हैं। मसलन पाकिस्तान ने 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी। आगे कोई भी मेजबानी ना मिलने का भी खतरा रहेगा। पीएसएल को एनओसी ना मिलने का भी खतरा रहेगा और सबसे बड़ा नुकसान तो रेवेन्यू का है ही। पाकिस्तान को अपने यहाँ की करेंसी के हिसाब से करीब 10 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी पाकिस्तान की ये ब्लैकमेलिंग उस पर ही भारी पड़ सकती है, जैसा कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर अतुल वासन ने बताया। पिछली बार क्या कह सकते हैं, मुझे तो थोड़ा तरस भी आता, थोड़ी हैरानी होती है कि चाहते क्या है। कि कहते हैं ना, हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि। क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच ना खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है। आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। वो सोच रहे हैं कि देखिए सारे मतलब अपने घर को फूंक के जो है ना थोड़ी सी गर्माहट लेने के मूड में है वो। अब जानते नहीं कि नुकसान तो जो पैसे का तो होगा। वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड एवरी गिवन वे टू स्पाइट इंडिया। इसी तरह और भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स का भी यही मानना है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रतीकों की राजनीति कर रहा है। जो बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़कर ही निकला, उसके समर्थन में देखकर आईसीसी के खिलाफ माहौल बनाना चाहता है। बार बार सुरक्षा व्यवस्थाओं का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये 2009 का साल था जब पाकिस्तान की ज़मीन पर श्रीलंकाई टीम को निशाना बनाने की कोशिश हुई, आतंकी हमला हुआ और यही वजह थी कि पाकिस्तान को अलगाव झेलना पड़ा। और अब शायद फिर से वही सिचुएशन आ गई है। हालांकि सेलेक्टिव बॉयकॉट के कुछ और उदाहरण भी गिनाए जा रहे हैं। मसलन 1996 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ ने श्रीलंका में अपने मुकाबले खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि श्रीलंका में चल रहे गृहयुद्ध की वजह से सच में सिक्योरिटी का खतरा था। इसी तरह 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड ने कीनिया के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था और तब भी सुरक्षा खतरा गंभीर था। लेकिन भारत में सिक्योरिटी थ्रेट, ये बात सुनकर के थोड़ी अटपटी लगती है। और जो बांग्लादेश अपनी क्रिकेट टीम को भारत न भेजने पर अड़ा रहा, वही अपनी शूटिंग टीम को सीधे राजधानी दिल्ली भेज रहा है। यानी सिक्योरिटी का नैरेटिव यहीं गिर गया। और फिर अगर पाकिस्तान इस पर कुछ कहे तो फिर क्या ही कहा जाएगा। सारी आयरनी, सारी नैतिकता धरी की धरी रह जाती है। इन सब से इतर भारत का विपक्ष सक्रिय हो गया है। इस मसले पर सरकार और बीसीसीआई को घेरा जा रहा है। दलील वही कि ये नौबत क्यों आई, पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करे। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को ही मैच नहीं खेलना चाहिए था। तो हिंदुस्तान को ही खेलने की उनके साथ जरूरत आ रही है भाई। अब ये तो बीसीसीआई को इनको सोचना चाहिए ना कि देश के सम्मान के साथ समझौता ना करें। बांग्लादेश का खिलाड़ी ले लिया तो हंगामा था वो, और ये पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तानियों के साथ क्यों मैच खेलना चाहते हो भाई? हमें तो नहीं खेलना चाहिए। हम तो पहले दिन मना करा था, तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। पाकिस्तानी धूर्त लोग हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये तो बीसीसीआई को पहले ही बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, जब ये कहते ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, हमारे बॉर्डर बंद किए हुए हैं, तो मैच किस लिए? ये तो देखो जी, शाह जी ने डिसाइड करना है कब मैच खेलना है कब नहीं खेलना। अब उन्होंने कह दिया है, वो तो खैर हमारी टीम के लायक खेलने के है भी नहीं। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है इंडिया की, इसलिए वो भी कोई बहाना ढूंढते होंगे। लेकिन इन्होंने पहले भी मैच जो खेला गया है वो गलत था। इतना इधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के साजिश रच रहे हैं और आईसीसी में हर एक स्टेट, हर एक कंट्री के जो एसोसिएशन के उसके प्रेसिडेंट, उसके सेक्रेटरी मीटिंग अटेंड करते हैं, उसका बायलॉज और सब भी तय वो आईसीसी की मीटिंग में होता है। पाकिस्तान को क्या पेट में दुखता है कि उन्होंने मना कर दिया? बांग्लादेश वालों ने मना किया तो बांग्लादेश को आईसीसी ने डिसीजन लिया कि भाई उनको नहीं खेलना है तो दूसरी कंट्री को चांस देना चाहिए। तो ये सब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिली भगत कर होके पूरी आईसीसी को बदनाम करने का, बीसीसीआई को बदनाम करने का काम करते हैं।
हर समय वर्ल्ड कप का मैच हुआ है और कभी भी कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट कहीं भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कोई भी क्रिकेट के मैच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। हर एक प्लेयर्स को पूरी सुरक्षा दी जाती है और हर एक कंट्री की जिम्मेदारी होती है, जहां भी ये टूर्नामेंट होती है वो कंट्री की जिम्मेदारी होती है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान ये जो बात कर रहे हैं वो गलत बात है। हालांकि कुछ ऐसी भी आवाज़ें हैं जो हर पक्ष पर सवाल उठा रही हैं। मसलन कांग्रेस सांसद शशि थरूर, उनका कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाना गलत था, जिसके बाद बांग्लादेश की ओर से आई प्रतिक्रिया भी गलत थी। दरअसल आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच जब तनाव बढ़ा था तब भी इस बात को रेखांकित किया गया था। ये कहा गया था कि बीसीसीआई ने फ्रिंज एलिमेंट्स के सामने घुटने टेक दिए और इस वजह से मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया। इसी तरह बांग्लादेश के एस्टैब्लिशमेंट ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भारत में मैच न खेलने का ऐलान कर दिया। राजनीति के लिए ही बांग्लादेश में पहले से ही भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है और अब मौके पर चौका मारने की कोशिश पाकिस्तान की है। इस पूरे विवाद पर पाकिस्तान के भीतर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कामरान अकमल जैसे पूर्व क्रिकेटर्स तो भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के समर्थक हैं, वहीं कुछ पूर्व क्रिकेटर्स का कहना है कि नुकसान ज़्यादा होगा। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ़ का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा है। प्रमुख बातों पर नज़र डालें तो वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले उनके मैचेस ही वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा आधार हैं। वर्ल्ड कप देखने वाले 60 से 70% लोग भारत पाकिस्तान की वजह से ही टिकते हैं। एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स भारत पाकिस्तान मैच के इर्द गिर्द ही रणनीति बनाते हैं, यानी पाकिस्तान को तो नुकसान है ही, भारत और आईसीसी को भी नुकसान है और ऐसे में तो फिर पूरे क्रिकेटिंग जगत को नुकसान होना तय है। लतीफ़ के मुताबिक अलग अलग फॉर्मेट्स मिला दें तो भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का कारोबार करीब $1 अरब का है। अगर इस बार के विश्व कप में भारत पाकिस्तान के ना खेलने का न्यू नॉर्मल बनता है तो इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। एशिया में होने वाले मैच, एसीसी कैलेंडर, एशिया कप और आईसीसी के दूसरे टूर्नामेंट भी प्रभावित हो सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि ब्रॉडकास्टर्स काफ़ी तेज़ लोग होते हैं, कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेते हैं। तो ये थी पूरी तस्वीर। चलते चलते एक आंकड़ा और देते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सिर्फ एक बार भारत को हरा पाया है, वनडे वर्ल्ड कप में एक बार भी नहीं, और ज़्यादा बताने की इससे ज़रूरत नहीं है, क्या पता इस बार मजाक ना बने। तो पाकिस्तान ने तय कर लिया है हम तो मैच ना खेलब। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप ही बता दीजिए क्या बोलूं। आपने किताब कोट करने से मना कर दिया, मैगजीन आप कोट नहीं करने दे रहे, भारत चीन संबंधों पर खुलकर बोलने नहीं दे रहे। लोकसभा के पटल से ये बातें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कही। आखिर राहुल को ये सब क्यों कहना पड़ा? विदेश नीति का कौन सा मुद्दा उठाया जिस पर हंगामा हुआ? बयानबाजी से इतर मसला क्या है असल, ये भी बताएंगे। तो पहले शुरू से शुरू करते हैं। बसंत का मौसम, फरवरी की 1 तारीख को बहुतों की सैलरी क्रेडिट हुई, देश का बजट आया। आज यानी 2 फरवरी को राष्ट्रपति के भाषण पर संसद में चर्चा शुरू हुई। वही भाषण जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जनवरी को दिया था। परंपरा के तहत सरकार की बीते साल की उपलब्धियां, नीतियां, योजनाएं और अगले साल का मुख्य एजेंडा उन्होंने गिनाया। भाषण सरकार की तरफ से तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति को उसे पढ़ना होता है। इसके बाद संसद में इस पर बहस होती है। टेक्निकल शब्दों में इसे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कहते हैं, अंग्रेजी में मोशन ऑफ थैंक्स। तो लोकसभा में 11 बजे जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मोशन ऑफ थैंक्स पेश किया। मोदी सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस सरकार की खामियों को गिनाया। सोनोवाल के बाद तेजस्वी सूर्या आए, इसी लीक पर आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट की सभी 5 करोड़ जनता आप मोदी जी को अपना खुद का मानता है और आज मोदी जी ने अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से जो भी काम की है देश में, इसलिए आज देश का सबसे प्रिय नेता बन चुका है। और दुनिया में भारत का जो नाम जिस हिसाब से रोशन की गई है, दुनिया में पहले विकसित देश भारत का राष्ट्रप्रधान से बड़े इज्जत से बात नहीं करते थे, लेकिन आज किसी भी मंच पे बोलिए, अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही इज हाईली रिस्पेक्टेड लीडर इन द वर्ल्ड। कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल के भाषण को पीडीएफ में ओपन करके कीवर्ड सर्च किया। क्या भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने मंदिरों के, अपने भाषाओं के, अपने विरासत के बारे में क्या
उल्लेख भी किया है क्या? इसको मैंने कीवर्ड सर्च करके पीडीएफ में 10 साल के भाषण को मैंने एक बार देखा। अध्यक्ष जी, यू विल बी शॉक्ड विथ वन, सिर्फ एक जगह पे स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस का फुटनोट छोड़ के पूरे 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भारत के संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और ईथोस के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। सत्ता पक्ष के जुबानी हमलों के बाद अब जवाब देने की बारी विपक्ष की थी, तो मोर्चा संभाला नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। पहले कांग्रेस की संस्कृति पर लगाए गए तेजस्वी सूर्या के आरोपों को खारिज किया। इसके बाद डोकलाम का मुद्दा उठाया, वही डोकलाम जो भारत के सिक्किम के पूर्व में है, वही डोकलाम जहां भारत और चीन के बीच टकराव रहा है। राहुल गांधी ने अपनी बात रखने के लिए एक ऐसी किताब का सहारा लिया जो पिछले 2 साल से छपी नहीं है। किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसे 2019 से 2022 तक आर्मी चीफ रहे मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है। अप्रकाशित किताब पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से राहुल गांधी ने दावा किया कि डोकलाम में चीनी टैंक्स भारत की सीमा के काफ़ी पास पहुंच गए थे। राहुल ने जैसे ही ये बोला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से आपत्ति की गई। कोट की गई किताब की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए गए। स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल को सदन में केवल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कोट करने की सलाह दी। राहुल गांधी बोले, सरकार ये किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही है। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. Hello, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. Hello, he is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। किताब के बाद राहुल ने कारवां मैगजीन में छपे एक आर्टिकल का भी सहारा लिया। रक्षा मंत्री ने इस पर भी आपत्ति जताई, बोले ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए इनको। राजनाथ सिंह बोले कि अगर जनरल नरवणे को लगता था कि रोक गलत लगाई गई है तो वो कोर्ट जा सकते थे, वो कोर्ट क्यों नहीं गए। उधर राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मिला। अखिलेश ने चीन के मसले पर अपने पुरखों की बातों को याद किया। बोले, मुलायम सिंह यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडीज हमेशा चीन से सावधान होने को कहते रहे। चीन का मुद्दा हमेशा से सेंसिटिव रहा है, राहुल को बोलने देना चाहिए। अखिलेश के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोलने उठे। राहुल गांधी के कॉमेंट की आलोचना की, कहा कि राहुल ने संसद के नियमों का उल्लंघन किया है, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बार बार टोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सर, आप ही बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं। स्पीकर बिरला बोले कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, फिर भी आप सदन की मर्यादा रखें। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना। फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो ये रहा संसद में घटी घटना का एक हिस्से का हिसाब किताब। पर ये जो डोकलाम का मुद्दा है, जब जनरल मुकुंद नरवणे ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम कार्यक्रम में आए थे तो हमने उनसे इस मुद्दे पर सवाल भी पूछा था। वो आप सुन लीजिए कि जवाब क्या था। वो किताब मैंने पहले लिखी थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एक मेमोयर के तौर पे, ऑटोबायोग्राफी के तौर पे। और पेंगुइन और एमओडी संपर्क में है उसके क्लियरेंस के संबंध में। मेरा काम था किताब लिखना और पब्लिशर को देना। अभी पब्लिशर ने उस बात को आगे बढ़ानी है
क्लियरेंस लेना है, पब्लिश करना है, तो उनके बीच में ये बातचीत अभी भी चल रही है और जब कभी वो क्लियरेंस आएगा तब वो किताब भी निकलेगी कभी ना कभी। संसद के दोनों सदनों में आज क्या हुआ, विस्तार से देखने के लिए आप हमारा संसद में आज डेली शो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सुर्खियों की बारी। एक जिम ट्रेनर जो शांति के लिए, अमन के लिए एक उन्मादी भीड़ से भिड़ गया एक दुकान के बोर्ड के नाम पर, उसके बाद में उससे नाम पूछा गया तो उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा कर के जवाब दिया और कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। आगे इस पर विवाद और राजनीति भी आई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उसे देश का हीरो बताया। उसी दीपक के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में पिछले 5 दिनों से चल रहे इस मामले का एक बार फिर से और छोर आप जान लीजिए। उत्तराखंड का ज़िला है कोटद्वार। वहाँ एक मुस्लिम दुकानदार 3 दशकों से अपनी दुकान चला रहे थे। दुकान के नाम में बाबा शब्द था। 26 जनवरी को धर्म के कुछ स्वघोषित ठेकेदारों ने दुकान के बाहर हंगामा किया। दलील दी कि एक मुसलमान बाबा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। बातों से पता चला कि पहले भी दुकानदार पर नाम बदलने का दबाव डाला गया था। इसी उन्माद के बीच एंट्री होती है एक स्थानीय युवक की। उसने बीच बचाव की कोशिश की। नाम पूछने पर बोला मोहम्मद दीपक। बोला बेवजह हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाइए। पुलिस की एंट्री हुई। सब कुछ शांत हो जाने का दावा किया गया, लेकिन घटना के 5 दिन बाद यानी 31 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग दीपक के घर के बाहर कुछ पहुंच गए। दीपक के मुताबिक ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सीधे उनके जिम पर आकर हंगामा और नारेबाजी की। पुलिस की फिर से एंट्री हुई। पुलिस ने दीपक को वहां से हटाया। हालांकि दीपक का आरोप है कि उन्हें थाने में बैठा दिया गया, जबकि प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कोई ठोस कोशिश नहीं हुई। सड़क से शुरू हुआ विवाद थाने तक पहुंचा। एफआईआर और क्रॉस एफआईआर होने लगी। पहली एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई। दुकान पर हंगामा करने वाले 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोप सरकारी काम रोकने और शांति भंग करने के लगे। दूसरी एफआईआर दीपक और उनके साथी और स्थानीय कांग्रेस नेता विजय रावत के खिलाफ दर्ज कराई गई। आरोप गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और मारपीट के लगे। तीसरी एफआईआर दुकानदार वकील अहमद की शिकायत पर गौरव कश्यप और शक्ति सिंह गोसाई नाम के 2 युवकों और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों से शांति की अपील की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। उधर राहुल गांधी ने दीपक की तारीफ में पोस्ट किया, उन्हें देश का हीरो और बब्बर शेर बताया। अगली सुर्खी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली आई। सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर गईं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। साथ में उनके टीएमसी के नेता और 12 ऐसे लोग थे जो चुनावी सुधार की प्रक्रिया यानी एसआईआर से प्रभावित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 12 में से 5 ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें मृत घोषित करके उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि 3 ऐसे भी हैं जिनके घर के बीएलओ की कथित तौर पर काम के दबाव के कारण जान चली गई। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बयान आया। चुनाव आयुक्त की आलोचना की। एसआईआर प्रक्रिया को राजनीति से प्रेरित बताया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।